Hello everyone, welcome to Sabdishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. So today our topic is Apex Batch and Synchronous. तो अभी तक आपने जो भी प्रीवियस वीडियो में देखा था इसमें हमने एसिंक्रोनस में फ्यूचर मेथड कैसे यूज करते हैं, कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हैं और कॉल आउट को हम कैसे यूज कर सकते हैं ट्रिगर में विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर मेथड, वो भी हमने सीख लिया। अब हम आज बात करते हैं एपेक्स बैच का। तो एपेक्स बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन करना है या फिर डेटा वैल्यू के साथ आपको अगर काम करना है तो एपेक्स आपका बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं। तो जो हमारा आज का एजेंडा है वो है व्हाट इज एपेक्स बैच, व्हाट एपेक्स बैच क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन बेनिफिट ऑफ एपेक्स बैच, बेनिफिट क्या क्या है एपेक्स बैच का। एंड देन लिमिटेशन ऑफ एपेक्स बैच, क्या क्या लिमिटेशन है वो भी हम बात करेंगे और सीखेंगे कि क्या लिमिटेशन लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। ओके। देन बात करते हैं व्हाट इज एपेक्स बैच। सो दिस asynchronous apex sales salesforce feature is used to process multiple record for the job together that required a large query result. Batch apex is an asynchronous job. Batch apex allow a single job that can be broken into smaller parts where every record can be processed separately. तो बैच क्या होता है, जो हमारा एसिंक्रोनस में चलता है, मल्टीपल मल्टीपल थ्रेड एक साथ में चलता है, एग्जीक्यूट होता है साइमल्टेनियसली। जो आप क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को वो चंक में डिवाइड कर देता है और उसको सेपरेटली सबको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, ताकि आपके जो प्रोसेस है, जो भी लार्ज अमाउंट डेटा है, वो कम टाइम में उसको जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। ओके। It can process a large number of records with more flexible governor limit than the synchronous code. When a bias class invoked, the job is placed on the Apex job queue and is executed as a separate transactions when to use the Apex batch। ठीक है। तो जो भी हमारा बैच होता है इसको हम यूज करते हैं बेसिकली। एंड एग्जीक्यूट क्या होता है कि जब भी हमारा इसका एग्जीक्यूशन चलता है, ठीक है, तो एक एपेक्स जॉब क्रिएट हो जाता है। तो वो जॉब, हर जॉब का अपना एक अलग सेप क्रिएट हो जाता है, तो वो मल्टीपल एक साथ में रन करता है। वेन टू यूज द एपेक्स बैच, जब भी आपको लगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कम टाइम में आपको उसको प्रोसेस करना है, तो आपको हमेशा बैच ही एपेक्स को यूज करना है। When you want to process a large number of record on a daily basis or even on a specific time of interval, then you could go for the batch। ओके। तो अगर आपको जब लगता है कि हमारा कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे आपको डेटा एग्जीक्यूट करना है या नंबर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे आप बैच के साथ जा सकते हो, बैच को एग्जीक्यूट कर सकते हो। डायरेक्टली बैच को आप शेड्यूल नहीं कर सकते स्पेसिफिक टाइम पे, बट जो शेड्यूलर क्लास होता है उसको इम्प्लीमेंट करके आप बैच को शेड्यूल कर सकते हो किसी स्पेसिफिक डेट पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, जो भी आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है। देन बात करते हैं बैच इज अ यूजिंग एन इंटरफेस दैट मस्ट बी implemented by the developer. It can be programmatically invoked at runtime. Apex batch divided total records into small batches of record and processed down to manageable chunk of the data. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको बैच क्रिएट करना है या बैच यूज करना है, तो सिंपली जो एपेक्स क्लास लिखते हो आप, वही सिंपली ही एपेक्स क्लास ही लिखा जाता है। बट उसमें एक डिफरेंट होता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इंटरफेस को। ठीक है। तो इंटरफेस क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी सारे उसके फंक्शनैलिटी के मेथड डिफाइन है, बस आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली अपने उस क्लास पे और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करने लगना है। ठीक है। तो जो बैच होता है, इस बैच में टोटल 3 मेथड होता है जिसको आपको इम्प्लीमेंट, कोई भी आप इंटरफेस यूज करते हो, कोई भी इंटरफेस यूज करके उसके जितने भी मेथड होंगे, अगर वो रिक्वायर्ड है तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने क्लास के अंदर, मतलब यूज करना ही पड़ेगा। भले आप उसमें फंक्शनैलिटी लिखो या कोई लॉजिक लिखो या ना लिखो, बट उसको आपको इम्प्लीमेंट करने कर लिया है तो उसको आपको
एनी हाउ इम्पो बस डिफाइन करना पड़ेगा अपने क्लास के अंदर, ठीक है। Then it is used to build the complex DML operations for bulk record processes that run on million of record on a forge.com platform. तो बेसिकली जो भी आप मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है या कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो उस सबको आप एक साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने बैच के अंदर, ताकि आपके जो भी लिमिटेशंस होते हैं सिंक्रोनस में, वो सारे लिमिटेशन इसमें डबल हो जाते हैं प्रोक, तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। Okay, and to use batch Apex, we need to implement interface batch database.batchable. The database batchable interface contains three methods that must be implemented. जैसा हमने ऊपर बताया अभी कि इसमें जो database और batchable हमारा इंटरफेस होता है, इसमें थ्री मेथड होता है। फर्स्ट स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। तो अगर आपने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने क्लास में, तो आपको ये तीनों मेथड आपको डिफाइन करने ही होंगे। बात करते हैं स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड क्या होता है? पब्लिक, यहाँ पे हमने लिखा डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर और आइटरेबल स्टार्ट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टैक्ट्स बीसी। तो टू कलेक्ट द रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस टू द इंटरफेस मेथड एग्जीक्यूट कॉल द स्टार्ट मेथड एट द beginning of Apex job. This method return either the database query locator object or an iterable that contain the record or object passed to the job basically. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो स्टार्ट मेथड होता है, ठीक है, तो स्टार्ट मेथड के अंदर आपको जो भी SQL क्वेरी लिखना है या फिर आपको जो भी डेटा चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो वो जो डेटा होता है आपको वो SQL क्वेरी वो आपको स्टार्ट मेथड के अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। तो जो आपको इसमें यूज करना होता है, तो इसमें दो होता है, या तो आप डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर यूज करो या डेटाबेस डॉट या फिर आइटरेबल या ऑब्जेक्ट यूज करो। तो इन दोनों में डिफरेंट होता है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे जो डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर होता है, ठीक है, तो इसके अगर जब इसको इसमें SQL क्वेरी आप लिखकर इसमें डेटा फीड करते हो और उसे, तो इसका जो लिमिट होता है वो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये 50 मिलियन रिकॉर्ड आपको ला के देता है वन टाइम पे। ओके, बट आइटरेबल जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल सोचो कि जैसे कि 30,000 रिकॉर्ड है आपको, ठीक है, और आप सेम SQL क्वेरी यूज कर रहे हो आइटरेबल के थ्रू, तो आइटरेबल आपको उसको इन्फोर्स करता है डेटा को, बेसिकली कि जो डेटा आपका 30,000 है, ठीक है, तो 30,000 रिकॉर्ड को एक बार में रिट्रीव नहीं करेगा, वो तीन टाइम से, मतलब इसका जो आइटरेबल का लिमिट होता है वो 10,000 होता है। तो क्या करेगा वो तीन बार में 10,000 10,000 10,000 लेकर आएगा उसको, और ये क्या करेगा उसको, और उसको इन्फोर्स करके मतलब जो एग्जीक्यूट करेगा एंड जो उसको प्रोसेस करेगा एसिंक्रोनसली आपको अलग अलग सब जॉब में डिवाइड करके, ठीक है। तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पे तीन बार मतलब एग्जीक्यूट हुआ, मतलब उससे अंदर हुआ, बट इंटरनली वो करता है, और उसमें लॉग वगैरह में चेक करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा थ्री टाइम्स वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करके थ्री टाइम्स में वो आपको डेटा लेकर आया, ठीक है। बट अगर आपको एक साथ में डेटा सारा को एक साथ में लेकर आना है, तो वहाँ पे आपको क्वेरी लोकेटर यूज करोगे, जिसमें आपका लिमिटेशन है आपका 50 मिलियन का। ओके, देन आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एग्जीक्यूट मेथड। तो एग्जीक्यूट मेथड में क्या होता है, जो भी जैसे पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट, ठीक है, डेटाबेस और वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमा, जैसे पी लिस्ट। तो पी लिस्ट मतलब हमारा कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट है, जैसे बेसिकली यह सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी जिसका डेटा आप रिट्रीव करो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दोगे। और यहाँ पे जो डेटाबेस और बैचेबल कॉन्टैक्ट्स हमने बीसी लिखा है, इसमें क्या होता है, आपका जो भी जॉब हो, मतलब जो भी कितने थ्रेड क्रिएट हुए हैं, क्या जॉब आईडी है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, वो सारा डिटेल्स, सारा उसका ट्रैकिंग आपके डेटाबेस और बैचेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है, ठीक है। देन टू टू डू द required processing for each chunk of the data, use the execute method. This method is called for each batch of the record that you pass to it. तो जब भी आपका मतलब डेटा जो भी है, आपको जो भी लॉजिक होता है, जो भी आपको प्रोसेसिंग करना होता है, वो एग्जीक्यूट मेथड के अंदर ही काम
करना होता है बेसिकली। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जीक्यूट मेथड पहले रन कर जाए फिर स्टार्ट मेथड रन करे, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। आपके जो जिस ऑर्डर में है बेसिकली, तो उसी ऑर्डर में ही रन करेगा। पहला स्टार्ट मेथड ही रन करेगा, उसके बाद ही आपका एग्जीक्यूट मेथड रन करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिनिश मेथड रन करता है। दिस मेथड टेक a following basically: a reference to the database fetchable context object, a list of yes objects such as list yes object, or list of the parameter price type. Then if you are using a database query locator, use the return list. Okay, then batches of record tend to the execute in a order in which they are received from the start method. However, the order in which batches of record execute depend on the various factor. The order of the execution is not guaranteed. Okay, तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपके पास 20,000 रिकॉर्ड है, तो उस 20,000 रिकॉर्ड में पहले के स्टार्टिंग के 2,000 पहले रन करे, या फिर उसके बाद के 2,000 पहले रन करे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। वो कभी भी, क्योंकि वहां पे चंक में डिवाइड हो गए, तो आपके पास जितने भी चंक बनेंगे उस चंक में से कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि सारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, तो जिसको जैसा रिसोर्स मिलता चला जाएगा वो ऑटोमेटिक वहां पे और रन करता चला जाएगा। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं फिनिश मेथड की। तो फिनिश मेथड के अंदर हम पब्लिक वॉइड फिनिश डेटाबेस अटैचेबल कॉन्टेक्स्ट होता है। और इसमें हम जैसे कि हमें जो आपका बैच फिनिश हो गया, तो इसमें आप वो काम करते हैं जैसे कि आपको कोई दूसरा जैसे हम बैच चैनेबल बैच होता है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल बैच एग्जीक्यूट करना है, तो आप कभी भी बैच को आप एग्जीक्यूट मेथड के अंदर कॉल नहीं करोगे। किसके अंदर कॉल करोगे? फिनिश मेथड के अंदर। और इसमें जो लिमिटेशन है बैच को मल्टीपल बैच कॉल करने के, टोटल 5 ही है। तो फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि जैसे हमारा पहला बैच रन कर जाए, दूसरा बैच उसके बाद रन करे ऑटोमेटिक, तीसरा बैच फिर ऑटोमेटिक रन करे, तो वो बैच का एग्जीक्यूशन आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा? फिनिश मेथड के अंदर। ठीक है, कि आप जब आपका पहला बैच एग्जीक्यूट हो जाए, फिनिश हो जाए, उसके बाद आप दूसरा बैच स्टार्ट करोगे रन करने का। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल बैच चैन में यूज करना है तो, अदरवाइज एक बैच भी आप यूज कर सकते हो। देन और आपको लगता है कि ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है किसी हमारे एडमिन को या किसी पर स्पेसिफिक यूजर को कि ये मेरा बैच इस टाइम पे शेड्यूल था, ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हुआ है, आप कुछ रिपोर्ट भेजने हैं शेड्यूल करके, तो कुछ भी आप उसमें जो है वो फिनिश मेथड में आप जाके उसको फंक्शनैलिटी को लिखते हैं। ठीक है, टू सेंड कंफर्मेशन ईमेल और एग्जीक्यूट पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यूज द फिनिश मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द बैच आर प्रोसेस। जब सारे बैच आपका प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में कॉल होता है। ओके, देन बात करते हैं आगे बेनिफिट ऑफ द एपेक्स बैचेस, कि इससे क्या क्या बेनिफिट है आपका बेसिकली। ओके, देन बात करते हैं इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट। तो अगर आपको लगता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, उस पर आपको कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो बनाने हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? आप एपेक्स बैच। एपेक्स बैच अलाउ फॉर द एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम of data by breaking it into smaller chunks, reducing the risk of hitting governor limit that apply to synchronous transactions. Okay, तो जैसे आपको लगता है कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आपका क्या होता है कि गवर्न ए वैसे सिंक्रोनस में आपका क्या होता है वो जो भी आपका गवर्नर लिमिट है वो हिट हो जाता है, तो वो आपको सिंक्रोनस में जाना चाहिए ताकि आपका वो गवर्नर लिमिट हिट भी ना हो, आपको फंक्शनलिटी सब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करे। ओके, देन बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो बैच प्रोसेसिंग इज स्केलेबल and well suited for handling large data sets. It enables developer to process data in smaller, manageable chunks, ensuring the efficient use of resources and preventing performance degradation. Okay, तो जो भी आपका जो चंक क्रिएट होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, इंश्योर होता है, और स्मॉलर स्मॉल में जैसे आपकी जो बैच की साइज होती है, एक ये भी लिमिटेशन बताया है कि जो बैच की साइज होती है बाय डिफॉल्ट आप 200 होता है, मिनिमम उसको 1 कर सकते हो, मैक्सिमम 2000 कर सकते हो। ठीक है, गवर्नर लिमिट मैनेजमेंट। एपेक्स बैच हैज इट्स ओन सेट ऑफ गवर्नर लिमिट separate from the limit of synchronous transactions. This separation help in a
मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स कंजप्शन, allowing for more granular control over the operation। तो जो भी आपका इसमें ऑप्टिमाइजिंग है, जो भी सेपरेशन हो ऑटोमेटिक उसको यहाँ पे उसको बेसिकली मैनेज करता है। तो जो भी लिमिटेशन है उसके आपका अप्रॉक्स डबल होते हैं सिंक्रोनस में, जो आपका एसिंक्रोनस में, जो आपका सिंक्रोनस में होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो मल्टीपल बैचेज कैन रन कॉन्करेंटली प्रोवाइडिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। दिस इज पर्टिकुलरली beneficial of scenarios where dependent processing of the different set of data can occur simultaneously एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो क्या होगा कि जैसे कि आपके पास मान लो 1000 डेटा है, और 1000 डेटा में आपके 200 का अपना अगर बैच बना के रखा है, तो आपके पास कितने चंक बन जाएंगे उसमें आपके दो, बेसिकली वहां पे 200 के हिसाब से आपका अगर 1000 है तो 5 बैच बन जाएंगे। तो 5 बैच आपका अगर एक साथ में रन करेगा, उसके चंक थ्रेड रन करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि जो 1000 अगर वो रन कर रहा है, जहाँ पे 1 मिनट लग रहा है, वहां पे आपका 10 सेकेंड या 5-10 सेकेंड में हो जाएगा काम, है ना। Error handling. Apex batch providing the comprehensive error handling capability. Developer can implement error handling mechanism within the execute method, so addresses the issue that may arise during processing. Additionally, each batch and process independently so that failure and one batch does affect other। तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे जो एपेक्स होता है वो बैच बहुत अच्छे से एरर हैंडलिंग करता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रिकॉर्ड थे और जिसमें 5 चंक बन गए, है ना। तो 5 चंक बन गए, तो 5 चंक में से मान लो कि चंक 1 2 3 4 5 है, और आपका किसी एक चंक में एरर आ गया, मान लो कि चंक नंबर 3 में एरर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे बैच ऑटोमेटिक सब फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस चंक में सिर्फ डेटा जिसमें फेलियर हुआ है, जो एरर आया है, सिर्फ वही चंक फेल होगा। बाकी के सारे चंक ऑटोमेटिक रन करेंगे, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सारे आपके प्रिवेंट नहीं होंगे, जिसमें जो जो सिर्फ आपका चंक में एरर आया है, वही चंक आपका एग्जीक्यूट मतलब फेलियर होगा। बाकी के चंक आपके ऑटोमेटिक अपडेट, जो भी आप फंक्शनलिटी वो आपका एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। देन बात करते हैं हम शेड्यूल्ड प्रोसेसिंग। बैच जॉब कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एट द स्पेसिफिक इंटरवल, मेकिंग देम द suitable for routing, data processing or maintenance tasks. This enable automation of the repetitive tasks such as data update, cleanup और calculation without manual intervention। ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आप बैच को शेड्यूलर के साथ आप शेड्यूल भी कर सकते हो। तो आपको जो भी ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है, या कुछ डेटा ऑटोमेटिक अपडेट करना है, या कोई कैलकुलेशन करना है, या फिर आपको जो भी कोई डेटा क्लीन अप करना हो, कुछ भी करना होगा, आप वहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। ओके। देन बात करते हैं हम data integrity. Apex Batch help maintain data integrity by allowing developer to implement complex business logic while avoiding the risks of hitting governor limit. This is important when dealing with the large data set that required intricate processing। तो क्या होता है कि जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आपका गवर्नर लिमिट ही हिट होता है। हो सकता है अपडेट का गवर्नर लिमिट हो जाए, सिक्योर क्वेरी का लिमिट हो जाए। तो वो सारी चीजें को हमें जब डीलिंग करते हैं, जब हम इसको डिजाइन करते हैं अपने, तभी उस सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं। ट्रांजेक्शंस रोल बैक। चेंजेस made by the batch job are committed to the database in a smaller manageable transaction. If a batch job fails, only the affected transaction is rollbacked, helping to ensure the data consistency, uh, consistency and avoiding potential issues with large scale rollback। तो क्या होता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन, जो भी चंक आपका, जो चंक सिर्फ में एरर आया है, सिर्फ वही चंक आपका रोल बैक होगा। बाकी के चंक आपके सेपरेट रन कर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें आपका कोई इशू नहीं आएगा। बैच चैनिंग। तो जहाँ पे मैंने आपको बात किया कि मल्टीपल बैच जॉब कैन बी चैन टुगेदर टू एग्जीक्यूट sequentially. This enable developer to design more complex workflow that involve the different process step। जो जहाँ आपको लगता है कि मल्टीपल आपको बैच की जरूरत पड़ रहा है, मान लो 2 या 3 या 5 आपको जॉब की रन करना पड़ता है,
तो वहां पे आप रन कर सकते हो बेसिकली, बट उसको चैनेबल कर सकते हो। मैक्सिमम टोटल 5 बैच आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो अच्छा 5 बैच आपका इसमें लिमिटेशन है, उसमें आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे logging and monitoring. So Apex Batch allow developer to implement logging mechanism, track the progress of batch job, and capture the relevant information. Monitoring tool in Salesforce can be used to track and success failure the batches. तो जो भी उसका बैच है आप उसको जो भी रन करेगा वो आप लॉगिन में जाके वहाँ पे जो भी बैच आपका शेड्यूल बैच है वहाँ पे जाके, या फिर अपेक्स जॉब में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो बैच है वो सारे कितने फेल हुए हैं, कितने एग्जीक्यूट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ है, उसके आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने लिमिटेशन ऑफ द एपेक्स बैच कि क्या क्या इसके लिमिटेशन है। क्योंकि हमें अगर बेनिफिट पता है तो हमें उसके लिमिटेशन, उसके डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें लिमिट है, क्या क्या लिमिटेशन है इसमें उसको करने के लिए। गवर्नर लिमिट, so Apex-based job have their own set of governance limit, and exceeding these limit can be load as a job failure. It is important to carefully design and test batch job to ensure they stay within the allocated resources. तो जो भी governance लिमिट बैच का दिया गया है उसी बैच के ही अंदर आप उसको डिजाइन करो ताकि आपका जो भी इन फ्यूचर फेलियर ना हो। ओके, रिकॉर्ड लॉकिंग, बैच जॉब ऑपरेट ऑन द रिकॉर्ड इन चंक्स and Salesforce log the record being processed during each batch. This can lead to the contention issue, especially in scenarios with high record update frequently. तो जो भी आपका बैच रन करता है वो उसको क्या करता है बेसिकली, रिकॉर्ड को लॉक करके रखता है। जब वो प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस खत्म हो जाता है वो ऑटोमेटिक को अनलॉक हो जाते हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैच जॉब, there is a limit on the number of batch job that can be submitted in a 24 hours period. The limit depends on the Salesforce edition and can be impact the scheduling of batch job. तो क्या होता है कि जो भी आपके मैक्सिमम जो भी लिमिट होते हैं टोटल 24 आवर्स में, आप उसको अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक चलता हूँ कि अगर 5,000 आपका लिमिट है कि आप दिन में 5,000 टोटल जॉब को रन कर सकते हो, तो अगर आप 5,000 पूरे लिमिट दिन का वो उसको यूज कर लिया तो नेक्स्ट डे ही आप उसको दोबारा रन कर पाओगे, सेम डे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 आवर्स का लिमिट होता है। और वो लिमिट आपका जो सेल्सफोर्स का एडिशन होता है उसके बेसिस पे चेंज होता रहता है। बाकी आप जो भी एडिशन है उसमें भी आपका उतना दिया रहता है। बाकी आप सेल्सफोर्स के एई में जाके बात करके उससे कुछ पैसे लगते हैं, आप उसको बढ़वा सकते हो अपने नॉर्मल आवर्क में भी जो भी आप यूज कर रहे हो। देन बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस इन अ पैरेलल। सो देयर आर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बैच जॉब दैट कैन रन इन अ पैरेलल। दिस लिमिट वेरीज बेस्ड ऑन द सेल्सफोर्स एडिशन। तो ये जो भी लिमिट होता है पैरेलल रन करने का, ये भी आपके एडिशन के बेसिस पे लिमिट इंक्रीज हो जाता है। और जो ठीक है, maximum number of batch apex job queue are active. So the total number of queue or active batches job across the Salesforce organization is subject to the limit. This can be impact the submission of the execution of the new batch. तो इसका जो भी आपका maximum number of batch के जो apex job है queue में वो भी आपका लिमिट करता है। तो अगर उसके बाहर जाता है तो आपका उसमें इशू आएगा, मतलब वो आपका रन नहीं करेगा। Chaining limitations. So while the batch chaining is possible, there is a limit on the number of batches job that can be chained together. It's important to consider the complexity and length of the chain. तो क्या होता है टोटल जिसको चैनेबल की लिमिट होती है टोटल आई थिंक 5 होती है। तो 5 लिमिट ही आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक बैच के अंदर दूसरा बैच, दूसरा बैच के अंदर तीसरा बैच, ऐसे ही रन करते जा सकते हो। और वो बैच आप हमेशा फिनिश मेथड के अंदर ही कॉल करोगे, किसी और में नहीं करोगे। ओके, देन बात करते हैं नो यूजर इंटरेक्शन। तो बैच जॉब में जो होता है कोई यूजर्स नहीं होता है इसमें कि मतलब यूजर को इंटरेक्ट कर सकता है। वो जो भी बैच होता है वो बैकग्राउंड में रन करता है। ठीक है, तो बट अगर आपको यूजर को दिखाने हैं तो उसके लिए आप खुद का अपना AWS कंपोनेंट या और कंपोनेंट या वीजा पेज बना के आप उसकी बैच को से डेटा जो भी बैच बैच जॉब है उससे आप डेटा लेके वहाँ पे उसको आप डेटा दिखा सकते हो, आप उसके लिए यूआई बना सकते हो। बट ऐसे सेल्स फोर्स से कोई स्टैंडर्ड यूआई नहीं है जो आप बैच के यूजर इंटरेक्शन कर सकता है, उसको देख सकता है। ये सारे बैकग्राउंड में रन करते हैं।
future and queuable in batch execute method. So batch job cannot directly involve future method or queuable effects from within the execute method. If such asynchronous processing is needed, it should be handled outside the batch job. तो अगर आपको जो भी एपेक्स होता बैच होता है तो बैच के अंदर आप फ्यूचर मेथड या फिर क्यूएबल आप कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों एसिंक्रोनस है और आपका बैच भी एसिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस के अंदर आप एसिंक्रोनस मेथड को नहीं कॉल कर सकते हो। आपको आपको ऐसा नीड है तो आप डिफरेंट अचीव कर सकते हो, डिफरेंट प्रोसेस बेसिकली। ओके, then platform event consideration. While it's possible to publish platform event within the batch job, there are consideration regarding order of execution and the potential of the event to be published more than one. तो यहाँ पे जो भी आपको अगर लगता है प्लेटफॉर्म इवेंट, तो प्लेटफॉर्म इवेंट यूज कर सकते हो बैच के अंदर, और उसको इवेंट को पब्लिश कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपको कोई और फंक्शनलिटी करना है तो आप कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं एसिंक्रोनस कॉल आउट इन एग्जीक्यूट मेथड। तो जो अगर आप डायरेक्टली बात करें तो हम एपेक्स एग्जीक्यूट मेथड डज सपोर्ट मेकिंग एसिंक्रोनस कॉल आउट डायरेक्टली। इफ कॉल आउट आर रिक्वायर्ड, डेवलपर नीड टू बी डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट इंटरफेस अप। तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली अब उसमें आप यूज नहीं कर सकते हो कॉल आउट। अगर आपको करना है तो आपको जैसे डेटाबेस डेटाबेस डॉट पैचेबल आपने जैसे इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस, वैसे ही आपको एक दूसरा इम्प्लीमेंट होता है डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट करके। अगर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने एपेक्स क्लास पे तो आप उसमें डायरेक्टली कॉल आउट नहीं कर सकते हो अपने एपेक्स के अंदर, बैच के अंदर। रीड ओनली एनोटेशन, तो आप बैच के अंदर रीड ओनली भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है सिर्फ आपको नहीं, आप कोई ऐसा उसमें काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, डीएमएल ऑपरेशन वगैरह, सिर्फ आप आपको रीड कर रहा है डेटा को और उसको ऐसा कुछ, तो आप एनोटेशन यूज कर सकते हो रीड ओनली का। तो आपको क्या करें, दिस इज इम्पोर्टेंट कंसीडर विद द डिजाइनिंग बैच जॉब व्हेन स्पेसिफाई यूज केसेस। तो जब भी आपको लगता है उसे रीड कर रहा है तो आप एनोटेशन यूज कर सकते हो रीड ओनली का। वो सिर्फ वहाँ पे और जो भी रिकॉर्ड आपको रीड ओनली कर रहा है तो उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, देन बात करते हैं डेमो की कि हाउ टू क्रिएट ए बैच क्लास इन सेल्सफोर्स। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं एक बार। उसके बाद जो यूज केस है वो यूज केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक यूज केस क्रिएट करेंगे। बट इसमें हम दिखाते हैं कि आपको बैच क्रिएट कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे यूज केस, कोई एक यूज केस लेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने न्यू में। यहाँ पे एपेक्स क्लास से आपको बनाना है, तो मैंने अपने एपेक्स क्लास का नाम दे दिया कि डेमो एपेक्स बैच करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके सिंपली अपने बैच को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली आपको इंटरनली यूज करना है तो इसको आप पब्लिक ही रखो। अगर आपको आउटसाइड मतलब यूज करना है कि कोई आउटसाइड भी यूज करना है आप, या फिर आप मैनेज पैकेज में यूज करो, तो आप इसको हमेशा ग्लोबल रखो। अगर आप क्लास को ग्लोबल रख रहे हो तो उसके अंदर के सारे मेथड भी ग्लोबल ही होंगे। अगर पब्लिक रख रहे हो तो सारे पब्लिक ही होंगे। जो भी आप यहाँ पे क्लास का जो भी एक्सेस मॉडिफायर दोगे सेम सारे मेथड का वही एक्सेस मॉडिफायर होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो जैसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या होता है, आपको यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंट्स। ओके, इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे आपको देना होता है डेटाबेस डॉट फैचेबल। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एंग्लो ब्रैकेट के अंदर यस ऑब्जेक्ट, कि हमारा यहाँ पे जो भी रहेगा वो यस ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा मेरे पास एरर आने लगेंगे कि जो भी हमारा उसका रिक्वायर्ड मेथड है उसको आप डिफाइन करो। तो यहाँ पे देखो एरर आएगा, क्लास डेमो मस्ट बी इम्प्लीमेंट सिस्टम डॉट आइटरेबल डेटा बेचेबल स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट मेथड एंड फिनिश मेथड। तो ये तीनों आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा बेसिकली। अगर आप नहीं करोगे तो आप क्लास को सेव भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक। ओके, देन इसके बाद हमें यहाँ पे दोनों जो हमको यूज करना होता है, मैं यहाँ पे दोनों अभी के लिए कर देता हूँ, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। ओके, और करके डाल देता हूँ
आइटरेबल, ओके, यस ऑब्जेक्ट। इसमें से आप जो भी यूज करोगे वहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट मेथड। ठीक है, स्टार्ट मेथड के अंदर हम यहाँ पे देंगे डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्ट। ठीक है, बैचेबल कॉन्टेक्ट, ओके। यहाँ पे आपका ये डिफाइंड हो गया, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एग्जीक्यूट मेथड के लिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन बेसिकली। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ये यहाँ पे इसको हमने दे दिया है ट्रेबल डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, भी सही है हमारा यहाँ पे। स्टार्ट मेथड भी सही है। इसकी वेरिएबल हमने नहीं दिया, मालूम बीसी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन और, तो इसमें से वैसे दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी एक रखता हूँ, इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको जब भी ये हम देते हैं तो हमारा रिटर्न टाइप है बेसिकली। ठीक है, तो रिटर्न टाइप देना ही पड़ता है उसमें जब आप रिटर्न करोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा मेथड की, पब्लिक। यहाँ पे और इसमें कोई आपका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड के अंदर तो आपका क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे अवॉइड होता है। तो वाइड ही रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस ऑफ बैचेबल कॉन्टेक्स्ट इसको लिखेंगे। उसके बाद जो भी आप डेटा वहां से रिटर्न करोगे, जो भी डेटा आप लेकर आ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट का डेटा लेकर आ रहा हूँ, तो जो आप ऑब्जेक्ट लेकर आओगे वो यहाँ पे दोगे। ठीक है, अगर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा अकाउंट का यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ यस ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला यस ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली। ओके, उसके बाद आपका होता है फिनिश मेथड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक वाइड फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे सेम यही डेटाबेस डॉट दिस। तो अब हमने यहाँ पे तीनों मेथड को डिफाइन कर लिया है बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं मिसिंग, हमारा मिसिंग इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जैसे हमें सेक्वल क्वेरी लिखना होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी, यहाँ पे हमने लिख दिया सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देते हैं डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। ठीक है, इसके अंदर हम ये SQL क्वेरी पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो हमारे सारे यहाँ पे एरर गायब हो गए। या तो आप ऐसे SQL क्वेरी स्ट्रिंग में बना के लिख लो, या फिर आप डायरेक्टली इसी के अंदर भी SQL क्वेरी लिख सकते हो ऐसे, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बट आप कोशिश करो कि इसको क्वेरी में करोगे तो आपका डायनेमिक होगा। इन फ्यूचर आपने कोई कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, उसमें से कोई क्वेरी वहां से पास कर सकते हो, वो सारे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब इसके अंदर जो डेटा आएगा यहाँ पे, ये आपका जो लिस्ट दिया है इसको हम स्कोप बोलते हैं। तो स्कोप के अंदर आपके डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा बेसिकली। ओके, तो बस यहाँ पे हम एक सिस्टम का डिबग लगा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक यूज केस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डेटा, और जैसे यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो भी आपको करना है आप उसको कर सकते हो। आपको जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो भी फंक्शनलिटी यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको दे देता हूँ कि देखो ये मेरा ये भी चलेगा। यहाँ पे मैंने इसको दिया फिनिश बैच। ठीक है, ये मेरा फिनिश।
अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, वो हम अपना एनिमस विंडो से करते हैं बेसिकली। यहाँ से आते हैं एनिमस विंडो से और इसको हटा देते हैं यहाँ पे। बैच को रन करने के लिए जो भी आपका बैच है उसका आप इंस्टेंस बना लो। मैंने यहाँ पे ओबीजे बना लिया और यहाँ पे लिखा न्यू, देन ये हमारा, क्योंकि हमारा ये स्टैटिक मेथड नहीं है ना, स्टैटिक ये है, तो ताकि हमें इसको इंस्टेंस बना के ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको देना पड़ता है डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। ठीक है, उसके बाद जो आपने इंस्टेंस बनाया है वो पास करना होता है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे बैच की साइज है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 200 या कुछ भी नहीं देते हो तो भी बाय डिफॉल्ट इसका 200 होता है। बाकी आपको कम करना है तो कम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से और चेक करते हैं अपना बैच को। तो मेरा बैच अब एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे इसको अगर फाइनली देखना है आप तो यहाँ पे लॉग में आओगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ये बैच एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पे देखें कितने चंक बने, यहाँ पे एक दो तीन चंक बने। ठीक है, तीन चंक मतलब मतलब 500 के ऊपर डेटा है, मतलब दो, अगर दो दो सौ का मैं दिया तो दो दो 400, इसमें मान लो तीसरा बैच टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा सारा डेटा किसके अंदर है, चंक के अंदर। तो आप चंक वाले पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसमें भी नहीं आया है। इसको ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डेटा, यहाँ पे सारा लिस्ट ऑफ डेटा दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखते हैं तो आपको इसमें भी डेटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो लास्ट वाला है इसको हम ओपन करते हैं कि हमारा जो फिनिश मेथड है वो कहाँ पे रन हुआ। इसमें नहीं है, इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा फिनिश बैच का। ठीक है, तो ऐसे आप बैच को क्रिएट कर सकते हो और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने एपेक्स क्लास में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका लॉजिक है वो आप इसके अंदर यूज करो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक यूज केस करेंगे और उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे बैच का एग्जीक्यूशन चलेगा, सारी चीज़ें का। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।